मुझे नेशनल एग्रीकल्चर ये हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट हमारा बच गया था, कुछ इसके फ्यूचर बच गए थे। क्या क्या हम ये आज पढ़ेंगे, मैं अपनी पीडीएफ पे आ जाता हूँ। हम क्या क्या कवर कर चुके हैं, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हम कवर कर चुके हैं। इसकी मोस्ट ऑफ द स्कीम हम कवर कर चुके हैं एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री की। ठीक है ना, कुछ लास्ट स्कीम बची हैं इसकी, वो आज कवर कर लेंगे। मैं इधर की साइड आपको शो कर देता हूँ। एक तो ये बची है, ये नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट बचा है, और कुछ इनिशिएटिव है, कुछ अदर स्कीम है वो बची हैं। और हम फिशरी आज पूरी ख़त्म कर देंगे, अपनी जो अपनी मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरी की मतलब की जो स्कीम्स है ये पूरी कवर कवर कर लेंगे। अदर स्कीम तक हम कवर कर लेंगे। फिर हमारी आयुष मिनिस्ट्री बच जाएगी, आयुष मिनिस्ट्री आने वाली क्लास में ख़त्म कर देंगे, शायद मैं आज ही ख़त्म कर सकता हूँ आयुष मिनिस्ट्री की भी। फिर ये हमारी आगे बच जाएंगी। तो हम आ जाते हैं अपने इसी पे। तो हमें क्या क्या स्कीम पढ़नी है, हमें क्या स्कीम हमारी बच गई है, वो स्कीम हम पढ़ते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट, ये प्रोजेक्ट क्या है, इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्या है इस प्रोजेक्ट के, जस्ट वेट अ मिनट। इसके ऑब्जेक्टिव क्या है, एक तो क्वालिटी ऑफ हायर एजुकेशन, मतलब जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है ना उसको इंक्रीज करना है, उसको बढ़ाना है। इसमें ही आ गया एजुकेशनल प्रोजेक्ट को बढ़ाना है एग्रीकल्चर के। स्टूडेंट और फैसिलिटी जो फैकल्टी है उसको इन्हेंस करना है, उसकी थिंकिंग एंड टेक्नोलॉजी इन्हेंस करनी है। फोर्थ क्या है, इंप्रूव करनी है एम्प्लॉयबिलिटी। जैसे एग्रीकल्चर आपने एजुकेशन ले ली, उससे एम्प्लॉय आपको मिल रहा है नहीं मिल रहा है, उसको इम्प्रूव करना है कुछ उसको। ठीक है ना। फिर इन्हेंस करना है इंस्टीट्यूशनल और सिस्टम मैनेजमेंट को, मतलब जो इंस्टीट्यूशनल है उसके एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ हैं, फिर कोई मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन है उसको इनहेंस करना है, उसकी पावर इनहेंस करनी है, ये इसके ऑब्जेक्टिव है। अब इसके सेलियंट फ्यूचर्स क्या है, एक तो मतलब इसे वर्ल्ड बैंक और इंडिया की गवर्नमेंट मिलके चला रही है, 50-50 उनकी फंडिंग शेयर है। तो मतलब कि वर्ल्ड बैंक इसमें आ गया, थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाती है। नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशनल प्रोजेक्ट, इसे बोलते हैं NAHEP। ठीक है ना। इसके कंपोनेंट क्या है, व्हाट इज द कंपोनेंट क्या है, एक तो इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट प्लान बनाए। जो इंस्टीट्यूशन होते हैं ना, मतलब जो एग्रीकल्चर इंस्टीट्यूशन होते हैं उनके डेवलपमेंट, उनके प्लान बना लें, उनको ग्रांट देनी है, इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट ग्रांट उनको प्रोवाइड करनी है, ग्रांट्स। ठीक है ना। फिर सेंटर बना रहे हैं कॉलेजों में, जो सेंटर की चीज़ के एडवांस एग्रीकल्चर साइंस टेक्नोलॉजी की, जो मल्टी डिसिप्लिन सेंटर होते हैं, जैसे रिसर्च का हो गया उसके अंदर, फिर वो चेक करने का हो गया, तो मल्टीपल सेंटर्स कॉलेज के अंदर बनाने हैं। ठीक है ना, मल्टी डिसिप्लिन सेंटर बनाने हैं। और इनोवेटिव, मतलब कोई इनोवेटिव काम वो करते हैं उसके लिए उन्हें भी ग्रांट प्रोवाइड करनी है, इनोवेशन के लिए भी। फिर रिजल्ट देना है, मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन, फिर जो रिजल्ट आया उसे मॉनिटरिंग करना, इवैल्यूएशन करना। ठीक है ना। ये डिसीजन कौन लेगा, ये लेगा एजुकेशन डिवीजन होगी या फिर ICAR, ये लेगा और इस्टेब्लिश करेगा मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन सेल। तो ये इसके कुछ कंपोनेंट है, ये कुछ इसके साइलेंट फ्यूचर 50-50 है, और फिर ऑब्जेक्टिव मैंने आपको बता दिए। तो कहने का सारा मतलब है एक तरीके से, इसमें क्या करना है, इसमें इन्हेंस करनी है एजुकेशनल को, जो एग्रीकल्चर एजुकेशन है उसको इन्हेंस करना है। अब हम आ जाते हैं अपनी उसी पीडीएफ पर। उसी पीडीएफ, तो आज हम कौन सी मिनिस्ट्री पढ़ने वाले हैं, कुछ इनिशिएटिव बचे हुए हैं वो पढ़ेंगे, और मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी से लेकर हम खत्म कर देंगे, और आज ही मैं चाहता हूँ आयुष मिनिस्ट्री की भी अपलोड कर दूँ। हम आ जाते हैं अपने प्रोजेक्ट पे। वेट अ मिनट। जो स्कीम है जो हम स्टार्ट करने वाले हैं आज, जो हम स्कीम अदर इनिशिएटिव बच गए हैं, सॉरी, अदर इनिशिएटिव बच गया। देखो मैंने आपको क्या पढ़ाया, नेशनल एग्रीकल्चर हायर एजुकेशन प्रोजेक्ट मैंने पढ़ा दिया, सारा वैसे ही है। देखो इसमें वो मैंने बना के, अदर इनिशिएटिव है एक्सक्लेट करना है पल्सिस प्रोडक्शन को, क्योंकि देखो हम पल्सिस को हम उगाते तो हैं, दालों को हम सबसे ज़्यादा उगाते भी हैं, सबसे ज़्यादा कंज्यूम भी करते हैं। ठीक है ना। तो हम उसे उसको क्या करना है, उसका प्रोडक्शन और इम्पोर्ट भी करते हैं उसके बाद हम। तो उसका हमें क्या बढ़ाना है, प्रोडक्शन बढ़ाना है। कैसे प्रोडक्शन बढ़ाएंगे, एक तो प्लांट न्यूट्रिशन से, मतलब कि डेमोस्ट्रेट करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन कैसे दें, प्लांट को प्रोटेक्शन सेंट्रिक इंप्रूव टेक्नोलॉजी कैसे दें। जो प्लांट, जैसे मैं प्लांट लगाया, वो क्या हो जाता है, ठंड के मारे वो डिस्टॉर हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो उसको एक टेक्नोलॉजी ला के हम उसे कैसे एक प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी कैसे बढ़ाए। जो चीज़ें हैं जैसे हेक्टेयर, मतलब मेजर क्रॉप किसकी, जैसे चना हो गया, ब्लैक ग्राम हो गया आपका, ठीक है ना, उसके बाद रेड ग्राम हो गया, अरहर हो गई, ग्रीन ग्राम हो गया आपकी, मूंग बीन हो गई, मसूर हो गई आपकी, लेंटिन, लेंटिल करके। ये 100% फंडेड जो आपको मिलेगी, मतलब कि इम्प्लीमेंट करने के लिए स्कीम का, वो आपको मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर देगी। और उन्होंने कुछ इसमें मतलब कि मतलब टेक्नोलॉजी का यूज़ करना है, जैसे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट। ये क्या होता है कि न्यूट्रिशन जो देना है ना आपको, एक प्रॉपर वे से देना, वो जैसे सॉइल हेल्थ कार्ड के माध्यम से देना है, किसी भी माध्यम से, एक तरह से आपको इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मतलब मैनेजमेंट रखना है। इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी रखना है, क्योंकि पेस्ट आप ज़्यादा मिला देंगे उसमें, ज़्यादा पेस्ट मिला देंगे तो हार्मफुल बन जाती है, तो उसका भी एक मैनेजमेंट रखना है। और इस स्कीम को चलाने वाले कौन है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर कॉर्पोरेशन फैमिली वेलफेयर, जो इम्प्लीमेंट कर रही है इस प्रोग्राम को।
उसमें जो डायरेक्टरेट है ऑफ एग्रीकल्चर पल्सेस प्रोडक्शन स्टेट के और सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है NCIPM और ICR के अंदर होता है ये इसको मतलब एक तरीके से वर्क करेगा, ऐसे चलाएगा। फिर दूसरी स्कीम आती है एग्री मार्केट इंफ्रास्ट्रक्चर फंड। आपको नाम में ही पता लग रहा है कि एग्री का जो मार्केट है उस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने के लिए उसके लिए फंड चाहिए, ठीक है ना। तो ये आ गया, ये क्या करेगा, जो आपका रूरल एग्रीकल मार्केट है उसको बढ़ावा देगा। कैसे बढ़ावा देगा, इसको क्रेडिट विद नाबार्ड। नाबार्ड एक बैंकों का बैंक है जो नेशनल एग्रीकल्चर बैंक ऑफ मतलब रूरल डेवलपमेंट के लिए बनता है, तो उसको डेवलप करने के लिए मतलब वो पैसा प्रोवाइड कराएगा, सब्सिडाइज लोन प्रोवाइड कराएगा डेवलपिंग के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, ठीक है ना। मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर जो डेवलप हो जाए APMC का और 100 विलेज का, इन सबको डेवलप करने के लिए। और प्राइवेट पब्लिक पार्टनरशिप, इट इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट, P, इट इज़ अ मोस्ट इंपॉर्टेंट इन P का यूज इसमें यूटिलाइजेशन करा जाएगा। फिर आती है ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट। नाम में ही आ गया, ग्रामीण जो रिटेल मार्केट होता है उसको इनहेंस करना है, बढ़ाना है, ठीक है ना। तो ग्रामीण एग्रीकल्चर लॉन्च हुआ था 2017-18 बजट में लॉन्च हुआ था अंडर एग्री मार्केट डेवलपमेंट फंड, जो हमने ऊपर मतलब फंड जो है, ठीक है ना, उसके अंदर ये डेवलप हुआ था। और इसमें कहते हैं डेवलप द रिटेल मार्केट, जो एग्रीकल्चर का रिटेल मार्केट है रूरल एरिया में उसे बढ़ाना है। उसके लिए क्या करना है, 22,000 रूरल हाट बनाने हैं एंड जो 585 AMC है उसको और अपग्रेड करना है, तो इसके अंदर ये था। फिर ग्राम फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाना है, स्ट्रेंथिंग बनाना है मनरेगा को। जैसे आपको क्या हो सकता है, जैसे आपको कोल्ड स्टोरेज रिटेल के लिए कोई चीज़ बनानी है गांव में, तो आप उसे मनरेगा का भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं, जो मनरेगा की लेबर है उस काम में लगा के आप उसका भी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। और फिर कैसे हम इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाएंगे, उसे ई नम पोर्टल से हम उसे कनेक्ट कर देंगे, ई नम पोर्टल से APMC से रेगुलेशन से उसे कनेक्ट कर देंगे। ये मैंने ई नम आपके ऊपर पढ़ा है, नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, मैंने आपको ऊपर की वीडियो में पढ़ाया है, तो आप देख सकते हैं। दे विल ऑल्सो प्रोवाइड द फार्मर फैसिलिटी टू मेक ए डायरेक्ट सेल टू कंज्यूमर एंड बल्क परचेज, मतलब कि एक फैसिलिटी प्रोवाइड करेगा कि फार्मर डायरेक्ट सेल कर दें विदाउट एनी मिडिल मैन की मदद से, डायरेक्ट सेल कर दें, जिसको कंज्यूम करने वाला है उसको डायरेक्ट सेल कर दें, ये भी इसमें फैसिलिटी दी जाएगी। दूसरी आती है एग्रीकल्चर मार्केट इंफॉर्मेशन नेटवर्क बनाना है, इंफॉर्मेशन नेटवर्क। इसमें क्या कर रहा है, एग मार्क नेट, कि जितनी भी सारी इंफॉर्मेशन है ना एग्री से रिलेटेड वो एक ही पोर्टल पे मिल जाए एग्रीकल्चर को, तो इसके लिए ये डेवलप किया जा रहा है एग्री मार्क नेट। आपको याद रखना है कि इंफॉर्मेशन नेटवर्क है कि सारी एग्रीकल्चर से रिलेटेड सारी जो इन्फॉर्मेशन है इस पे मिल जाए। कैसी इन्फॉर्मेशन, जो फार्मर से रिलेटेड, इंडस्ट्री से पॉलिसी मेकिंग कुछ बनाई है, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन बाय प्रोवाइडिंग एग्रीकल्चर मार्केट रिलेटेड इन्फॉर्मेशन सिंगल विंडो पे आपको प्रदान हो जाए, क्योंकि किसान इतना पढ़ा लिखा नहीं है, 70 जगह से वो नहीं देख सकता। अगर कोई एक ही पोर्टल होगा कि एग्री मार्क नेट पोर्टल बनाया जा रहा है, तो क्या करेगा बेचारा, वो जाके सीधा उसमें से देख लेगा कि ये चीज़ मेरे लिए है, ठीक है ना। और डेयरी अलाइवल प्राइस कमोडिटी, ऐसे प्राइस अप डाउन होते रहते हैं ना APMC मार्केट में, इसके बढ़ गए, इसके घट गए, इसकी MSP बढ़ गई, इसकी घट गई। फिर SFL जो है गन्ने से रिलेटेड, तो सारी वो एग्री मार्केटिंग एक ही इस पर नेट पे पोर्टल पे मिल जाए। तो आपको एक नाम याद रखना है, एग AG मार्क नेट, ये पोर्टल याद रखना है। फिर आता है ई कृषि संवाद। संवाद में अंदर आ गया संवाद करना, कि मतलब किसी से आप बात कर रहे हो, किसी को कोई आपकी बात का जवाब दे रहा है, फिर वो आपको बता रहा है, फिर आप सुन रहे हो। तो ई संवाद किससे करना है, ये ऑनलाइन इंटरफेस है जो फार्मर के बीच में होगा और स्टेक होल्डर डायरेक्टली कैन अप्रोच कर सकते हैं ICR, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च को। कोई प्रॉब्लम है उसका फ़ोटो खींचो और उन्हें भेज दो कि मेरी क्रॉप में ये डिसीज़ लग गई है, एनिमल में ये डिसीज़ आ गई है, फिशरी में ये डिसीज़ आ गई है। फिर वो आपको उसको पढ़ के कौन सी आपकी बीमारी है उसको आपको बाय SMS और बाय वेब के थ्रू आपको बताएंगे, आपको ऐसा करो, ऐसे इंप्रूव हो सकता है। तो ई संवाद किससे करना है, ICR से संवाद करना है। किससे करना है, ICR से संवाद करना है आपको। फिर आता है ई रकम पोर्टल। इसमें क्या किया गया है कि जैसे मिनी रत्ना PSUs होते हैं ना, जो जो एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल ऑफ द स्टील के अंदर आते हैं या फिर सेंट्रल रेलवे वेलफेयर हाउस के अंदर आते हैं, वो आपकी ऑक्शन में ई रकम ही आ गया, ऑक्शन में आपके सामान को खरीद सकते हैं। वो हेल्प कर सकते हैं फार्मर गेट रीजनेबल प्राइसेस फॉर देयर प्रोडक्ट एंड नॉट फॉर ए प्री टू मिडिल मैन को गायब करने के लिए। अच्छा प्राइस वो मंडी टू द मंडी से मिलता है, वो डायरेक्ट पेड कर सकते हैं बैंक अकाउंट में। तो ई रकम में खरीदने की बात की गई है, वो कौन खरीदेगा, ये जॉइंट इनिशिएटिव है किसका, किसका, मिनी रत्ना PSU का, जो अपने कंट्रोल में आते हैं मिनिस्ट्री ऑफ स्टील की और सेंटर रेल साइड वेलफेयर कंपनी के। ये मिनी रत्ना कंपनी है, इनकी इनिशिएटिव है, ये कोई एग्रीकल्चर का इनिशिएटिव नहीं है, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री का ये इनका इनिशिएटिव है, MSTL लिमिटेड का। तो ये एक तरह से रखना, ये दूसरी मिनिस्ट्री आके आपके सामान को खरीद रही है। वो क्या करते हैं, ये वेलफेयर हाउस कंपनीज में क्यों, जो वेलफेयर हाउस होते हैं ना, वो क्या करते हैं, इधर से उधर सामान भेजने का काम करते हैं, डायरेक्टली खरीद सकते हैं मिडिल मैन से ना लेके। फिर ठीक है, स्टील भी खरीद सकती है, मतलब तो उन्होंने अलग से चला है। फिर आता है फार्मर फर्स्ट
इनिशिएटिव फार्मर फर्स्ट, फार्मर को पहले फोकस किया जाएगा, मतलब कोई भी हम इनिशिएटिव लेंगे तो फार्मर को ध्यान रखते हुए काम किया जाएगा। तो इसमें क्या है, फार्मर फर्स्ट का मतलब क्या है, फार्म इनोवेशन रिसोर्स साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इसको बनाया फर्स्ट। और ये किसने, किसका इनिशिएटिव है, ये आईसीआर का इनिशिएटिव है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च का। इसमें क्या किया जाएगा, एक तो साइंटिफिक से इंटरफेस किया जाएगा जो किसानों की इनरिचिंग हो सके, टेक्नोलॉजी को इसमें लिया जाएगा, पार्टनरशिप इंस्टीट्यूशन बिल्डिंग किया जाएगा, और कंटेंट मोबिलाइजेशन। तो मतलब एक तरह से डेवलपिंग करने की स्टेज है कि किसान को सोचते हैं डेवलप करना है, उनकी सेंट्रिक अप्रोच है। तो फार्मर फर्स्ट में कोई ऐसा इनिशिएटिव नहीं है, उसमें एक डेवलपिंग करेंगे, बस इतना याद रखना, आईसीएआर का इनिशिएटिव है, ठीक है ना। ये फिर आता है हॉटीनेट फार्मर कनेक्टिंग ऐप, ये एक तरह से ऐप है, इसमें ही लिखा गया हॉटीनेट करके, मतलब कि इंटीग्रेटेड मतलब ट्रेसेबल सिस्टम डेवलप कर रहे हैं। कौन इस सिस्टम को डेवलप कर रहा है, अपेडा। आपको मुझे कमेंट में बताना है ये अपेडा किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, एग्रीकल्चर एंड प्रोसीड फूड प्रोडक्ट एक्सपोर्ट डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये किस मिनिस्ट्री के अंदर आती है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आती है। मैंने आपको बताया ये क्या करती है, जैसे आपको यहाँ से एक्सपोर्ट करना है, फिर मैंने आपको पहले बताया, पहले की क्लास में स्कीम पढ़ेंगे उसमें बताया था मैंने, 3 वे, जो आपको 3 वे कन्फर्मेशन होता है, पहले वो चेक करते हैं, फिर वो ये देखते हैं, ये देखते हैं, तो ये वो देखती है एक्सपोर्ट करने के लिए उसकी क्वालिटी कैसी है, कैसे मेंटेन करती है। कुछ यूरोपियन जो यूनियन है वो इसको ही मेंशन करती हैं एक्सपोर्ट के लिए, जैसे आपने यहाँ से कोई चीज़ भेजनी है दूसरी कंट्री में, तो उसका सर्टिफिकेशन होगा ना कि आपको क्वालिटी आपने चेक की है कि नहीं की है, कि बेकार तो नहीं भेज रहे हो, तो उस चीज़ को ये अपेडा देखता है। आपको ये बताना है कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वो डायरेक्टली पूछता है कई बार। तो ये किसी प्रोवाइड करेंगे, इंटरनेट बेस्ड इलेक्ट्रॉनिक सर्विस आपको देंगे फॉर फैसिलिटिंग फार्म रजिस्ट्रेशन टेस्टिंग और सर्टिफिकेशन ऑफ ग्रेस पॉमीग्रेनेट्स अनार और वेजिटेबल्स फॉर एक्सपोर्टिंग फ्रॉम इंडिया टू यूरोपियन यूनियन कंप्लाइंट विद द स्टैंडर्ड, यूरोपियन उनके स्टैंडर्ड है ना उसके साथ वो मैच कर रहे हैं, कि ये सब चीज़ देखेंगे। तो हॉटीनेट किसके लिए, हॉर्टिकल्चर हम करेंगे ना, ग्रेस पॉमीग्रेनेट वेजिटेबल का, उसके लिए एक इंटरनेट पोर्टल दे दिया है कि उसमें क्या होगा, आप उसमें रजिस्ट्रेट कर दो, फार्म रजिस्ट्रेशन कर दो, टेस्टिंग सर्टिफिकेशन सब एक ऑनलाइन प्रोसीजर से हम कर लेंगे। तो यही सब चीज़ें इसमें दिया गया है। इट ऑल्सो असिस्टेड स्टेट हॉर्टिकल्चर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट टू कैप्चर द रियल टाइम डिटेल ऑफ फार्मर, फार्म लोकेशन प्रोडक्ट। तो उससे क्या होगा, देखो आप क्या फार्मर की डिटेल होगी, आप फार्मर के प्रोडक्ट डिटेल होगी, तो सर्टिफिकेशन ईजी होगा देने में, फिर टाइम कितना लगेगा उसे वहाँ से वहाँ भेजने में, वो भी तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तरह से सबको से इंफ्रास्ट्रक्चर ईजी प्रोवाइड कर देंगे। तो हॉर्टिकल्चर फार्म कनेक्टिंग किसका, ये अपेडा का है, ये याद रखना, अपेडा ने डेवलप किया है कि अपेडा है। फिर आता है जीरो हंगर प्रोग्राम। जीरो हंगर प्रोग्राम एम टू एड्रेस द इंटर जनरेशन एंड मल्टीफैक्चर माल न्यूट्रिशन थ्रू द सेक्टरल कोऑर्डिनेशन। जैसे कि हमें हंगर या माल न्यूट्रिशन कम करना है, जीरो हंगर उसमें ही लिखा है, वो हमें ख़त्म करना है, तो उससे हम क्या करेंगे, एक कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, एक इंटर जनरेशन कोऑर्डिनेशन बनाएंगे, चीज़ को ख़त्म करने के लिए सेक्टर कोऑर्डिनेशन करेंगे। तो इसमें यही है सारा। फिर आता है मेघदूत ऐप। ये मेघदूत ऐप किसका, मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस का, एग्रीकल्चर का। ये क्यों बनाया गया है, क्यों बनाया गया, ये लोकेशन क्रॉप लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर बेस्ड ऑन एग्रो एडवाइजरी टू फार्म इन द लोकल लैंग्वेज। ये आपसे एक तरह से आपको आपको मतलब चीज़ें प्रोवाइड करेगा कि यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, कब बारिश हो सकती है, क्रॉप क्या है, लाइव स्टॉक स्पेसिफिक वेदर क्या रहेगा, बेस्ड एग्रो एडवाइजरी इस पर जारी हुआ करेंगे। तो किसने बनाया, मेघदूत बनाया, आपको बनाया है अर्थ साइंस एग्रीकल्चर ने, डेवलप बाय, और इसमें किसने हेल्प की है, ये इनका है, लॉन्च इन्होंने किया, डेवलप किसने किया। एक तो आईएमडी है, इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट, दूसरा है आपका इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉपोलॉजिकल मेट्रोलॉजिकल जो है आपकी पुणे के अंदर है, इन्होंने आपको सफ़र ऐप आपने पढ़ा होगा वो भी इन्होंने डेवलप किया है। और किस दूसरी कौन सी है, इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च, इनकी भी हेल्प ली है, डेवलप इन सब ने किया है, लॉन्च इन्होंने किया है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ। इसमें क्या होगा, फार्म रिलेटेड टेम्परेचर कितना है, रेनफॉल कितनी, ह्यूमिडिटी, विंड, इन सब का वो ध्यान रखते हैं, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन नहीं देगा ये। जैसे सफ़र क्या देता है, रियल टाइम इन्फॉर्मेशन देता है, ये रियल टाइम नहीं देगा, ये टॉइस में 2 वीक देगा। रियल टाइम मतलब क्या होता है, हाथों हाथ आपको इन्फॉर्मेशन मिल रही है, जैसे अभी हवा चली 2 किलोमीटर प्रति घंटे से, तो हाथों हाथ उस पर लिखा हो गया इतनी हवा, विंड की स्पीड इतनी है। ये रियल टाइम नहीं देगा, वीक में ट्वाइस देगा। तो आपको प्री के लिए क्या इंपॉर्टेंट है, किसने बनाया, किसने लॉन्च किया, किसने बनाया, और ये क्या क्या करता है, और ये रियल टाइम इंफॉर्मेशन नहीं देता है। तो ये सब चीज़ें। आगे आता है एग्री उड़ान। उड़ान करके एग्री को उड़ान देनी है। उड़ान कैसे दे सकते हो, तो स्केल अप करना है आपको, फूड एग्रीकल्चर स्टार्टअप्स को बढ़ावा देना है, इनको ट्रेनिंग देनी है, रूरल यूथ को कैसे बढ़ावा मिल जाए, इंडस्ट्रियल नेटवर्किंग, इन्वेस्टर पिचिंग, मतलब इन्वेस्टर को भी लाना है ना बढ़ावा देने के लिए। और इस कंसीडर करना है, इंडिया इज द फर्स्ट फूड एग्रीकल्चर एक्सीलेटर हु अनाउंस बाय द आईसीआर, एनएआरएम और आईआईएमए इनक्यूबेट सेंटर बनाना है, इनक्यूबेटर सेंटर बनाना है।
तो ये है एग्री उड़ान। इसमें क्या करना है, इसमें स्टार्टअप को बढ़ाने के लिए काम करना है। ये आपको डायरेक्टली नहीं पूछा जाएगा, आप पर ये मेंस में आप ऐसा मेंशन कर सकते हैं, थोड़ा एक लाइन दे सकता है, मेरा गांव मेरा गर्व। जैसे मेरा गांव है मेरा गर्व है, जैसे मैं साइंटिस्ट हूँ, ठीक है ना, मैं साइंटिस्ट बन जाता हूँ फ्यूचर में, अब मैं किसी गांव से तो जुड़ा हुआ हूँ ना, तो मेरा गांव मेरा गर्व, मैं उस गांव को बढ़ावा देने के लिए मैं काम करूँगा। इसमें क्या किया है, जो साइंटिस्ट होते हैं आईसीआर है, मेरे जस्ट रूम के बराबर में आईसीआर ही है, आईसीआर मेरे जस्ट रूम के बराबर में आईसीआर है, स्टेट एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज़ को, इनको साथ ला के स्कीम ये चलाएंगे। और ये क्या करेंगे, 4 मल्टी डिसिप्लिनरी साइंटिस्ट कंट्रीब्यूट एट दिस इंस्टीट्यूशन एंड यूनिवर्सिटी विल सेलेक्ट 5 विलेज। वो 5 विलेज सेलेक्ट करेंगे 100 किलोमीटर की रेडियस में, जो इनके मल्टी डिसिप्लिन साइंटिस्ट होंगे ना, वो 100 किलोमीटर के एरिया 5 विलेज सेलेक्ट करेंगे एंड विल रिमेन द टच विद सेलेक्टिंग, उसके विलेज के टच में रहेंगे, उसे इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, टेक्निकल क्या करो, उससे रिलेटेड काम क्या करो, साइंटिस्ट सही चीज़ बताएंगे तो उसके हिसाब से काम करेंगे। तो मेरा गांव मेरा घर कैसे, मैंने आपको थोड़ा इन्वॉल्वमेंट बताया, जैसे मैं किसान हूँ, मैं वो हूँ, तो मैं किसी गांव को अडॉप्ट कर लूँ, तो मेरा गांव मेरा घर, मैं उस गांव को डेवलप करने में काम कर रहा हूँ। तो आपको ऐसे याद रखना है कि क्या करेंगे, इंस्टीट्यूट क्या करेंगे, सेलेक्ट करेंगे 5 विलेज को आसपास के 100 रेडियस में, और उन्हें डेवलप करेंगे टाइम फ्रेमवर्क में, ठीक है ना। तो यही सब चीज़ है। फिर आता है यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम। अब यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम, जो पैकिंग आप करते हो उसकी इंश्योरेंस स्कीम है ये। इसमें क्या है, इंश्योरेंस विद फाइनेंशियल प्रोटेक्शन सिटीजन associated in agriculture sector and will provide the yield based crop insurance to the farmer based on the ownership right of the land and soil crop. इट इंक्लूड द क्रॉप इंश्योरेंस, पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस, सब मतलब इंट्रीगेट कर दिया सारे इंश्योरेंस को इसमें। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा, स्टूडेंट सेफ्टी इंश्योरेंस, अगर आपके पिताजी को कुछ हो जाता है, फार्मर है, वो डेथ हो जाती है मदर की, तो आपको उसका इंश्योरेंस पर्सनल और ये सारे इंश्योरेंस को इसमें यूनिफाइड पैकेज इंश्योरेंस स्कीम बना दी है। 1 ईयर रिन्यूएबल फॉर एवरीवन, मतलब 1 साल में एक ही बार होगी, रिन्यूएबल हर साल करनी होगी। और लास्ट स्कीम आती है पंडित दीनदयाल उपाध्याय उन्नत कृषि शिक्षा योजना, मतलब उन्नत कृषि शिक्षा। इसमें क्या होगा कि उन्नति देनी है आपको, किस चीज़ की उन्नति देनी है, प्रोफेशनल सपोर्ट टू द फील्ड ऑफ ऑर्गेनिक, नेचुरल, रूरल, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर बाय बिल्ड ए स्किल ह्यूमन रिसोर्सेज एट द विलेज लेवल, वहीं पे डेवलप करनी है। और ये कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट होती है आईसीएआर। और लॉन्च कब हुई थी, 2016 में लॉन्च हुई थी। और ये रन अंडर द उन्नत भारत अभियान, जो है एक्टिविटी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर चलाता है इसे, फैमिली वेलफेयर, एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली वेलफेयर, ठीक है ना। तो ये इसे चला रहा है उन्नत भारत अभियान एक्टिविटी, इसके अंदर आती है। इसमें क्या किया जाएगा, 100 फार्मर को ट्रेनिंग सेंटर अक्रॉस द कंट्री बनाए जाएंगे, फार्मर ट्रेनिंग सेंटर, आइडेंटिफाई ऑन द बेसिस ऑफ नॉलेज, स्किल, एबिलिटी, एक्सपीरियंस रिलेटेड टू ऑर्गेनिक फार्मिंग, नेचुरल फार्मिंग, काउ बेस्ड इकोनॉमी एंड हैविंग फैसिलिटी टू कंडक्ट ए ट्रेन प्रोग्राम फॉर फार्मर। तो एक तरह से फार्मर की एबिलिटी डेवलप की जाएगी, किस चीज़ से रिलेटेड, ऑर्गेनिक फार्मिंग अच्छे से कर सके, नेचुरल फार्मिंग कर सके, रूरल इकोनॉमी को बढ़ावा दिया जाएगा, सस्टेनेबल एग्रीकल्चर को बढ़ावा दिया जाएगा। रूरल इकोनॉमी क्या होती है ना, रूरल इकोनॉमी क्या होती है कि जब आपको ये सब चीज़ें मिलेंगी, आप नेचुरल फार्मिंग करेंगे, ऑर्गेनिक फार्मिंग करेंगे, तो आप पेस्टिसाइड को कम करना यूज़ कर देंगे, फिर आप फर्टिलाइजर को, खाद को कम करना यूज़ कर देंगे, तो उससे क्या होगा, आपका पैसे बचेंगे, पैसे बचेंगे तो इकोनॉमी डेवलप होगी, गाँव में क्या आएगी, खुशहाली आएगी। तो वो सब चीज़ें लिंक है, तो उसकी एबिलिटी डेवलप की जाएगी। 100 फार्मर ट्रेनिंग सेंटर अक्रॉस द कंट्रीज के अंदर बनाए जाएंगे। और ये इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है, ये मतलब कि आईसीआर इम्प्लीमेंट कर रहा है। और रन कहाँ किसके अंडर हो रही है, उन्नत भारत अभियान के अंडर ये रन किया जा रहा है, कृषि, ये वाली चीज़ें। अब नेक्स्ट मिनिस्ट्री आती है, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरी एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी। इसकी स्कीम आती है, पहली स्कीम है, इसमें सारी इसकी स्कीम किस पे बात करेंगी, ये क्या करेंगे, मिल्क का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, जो अपनी देसी नस्ल की गाय है उनका प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए, उसी पे सारा इनका अप्रोच रहती है, सेंट्रिक अप्रोच इनकी वही है। पहली आती है डेयरी प्रोसेसिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम, DIDF। पहला नाम है इसका DIDF, जस्ट वेट अ मिनट, हम ये चेंज कर लेते हैं। तो आती है DIDF, इसका नाम है DIDF। इसमें क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, देखो मैं इसके थोड़े ऑब्जेक्टिव क्या है, मतलब जो मैं बता रहा हूँ आपको, एडिशनल मिल्क प्रोसेसिंग बढ़ानी है, इन्वेस्ट करना है इंफ्रास्ट्रक्चर में, मॉडर्नाइज करना है जो पुरानी चीज़ें होती हैं, इफ़िशियंसी डेयरी प्रोसेसिंग की बढ़ानी है, प्लांट की बढ़ानी है, मशीनरी बढ़ानी है। तो ये सब चीज़ें यूज़ होती हैं मिल्क की प्रोडक्शन बढ़ाने में। आपको डेयरी मॉडर्नाइजेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर क्या, वो कोल्ड चेन टेक्नोलॉजी, एक गांव से कोल्ड मतलब फ्रीज में से दूध निकाल के लाए, फिर वो फ्रीजर में
वाले ट्रक में रखा, फिर जाके उसे मतलब कि फ्रीजर में ही स्टोर कर दिया। तो कोल्ड चेन इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाना है, उसे मॉडर्नाइजेशन बनाना है, इफिशिएंसी बढ़ानी है डेयरी प्रोसेसिंग की। कैसे बढ़ा सकते हैं? वो मशीनरी से मॉडर्नाइज देने के बाद। तो ये सब चीज़ें इसके टारगेट है, ये कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको नहीं पढ़ना है। एक तो ये पढ़ना है सेंटर सेक्टर स्कीम, आपको पता होना चाहिए सेंटर स्पॉन्सर, सेंटर सेक्टर। सेंटर स्पॉन्सर में कोर ऑफ द कोर स्कीम होती है, कोर ऑफ द स्कीम होती है। मैंने 4-5 मिनट की एक वीडियो बनाई है, आप उसमें जाके देख सकते हो, प्ले लिस्ट में मिल जाएगी, जो गवर्नमेंट की प्ले लिस्ट है, मतलब गवर्नमेंट स्कीम वाली प्ले लिस्ट है, उसमें मिल जाएगी। तो ये क्या है, कौन रन करेगा इसे? नाबार्ड, क्योंकि पैसे की ज़रूरत है, नाबार्ड इसे रन करेगा। और इम्प्लीमेंट कौन करेगा? मतलब इसे जो फंड है वो सेटअप किया जाएगा, जो पैसा होगा ना वो सेटअप किया जाएगा नाबार्ड के अंदर, क्योंकि यही है नेशनल, मतलब कि एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, यही है ना। तो फंड इसके अंदर इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? आपका नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड कर रहा है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन इसे बना रही है। और स्टेट गारंटी लेगी, जो लोन दिया जाएगा ना वो रीपेमेंट किया जाएगा, मतलब जो आदमी लोन लेंगे वो रीपेमेंट करेंगे, इसकी गारंटी स्टेट को दी गई है। ठीक है ना। इसमें क्या, रिसेंटली गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें इंटर सबवेंशन स्कीम भी चलाई गई कि आप सही समय पे पैसा लोन वोन देते हो तो आपको इंटर सबवेंशन भी दिया जाएगा। मैंने इंटरेस्ट सबवेंशन आपको पढ़ा रखा है, आप जाके प्रीवियस वीडियो में देख लेना। इंटरेस्ट सबवेंशन के छूट दी जाएगी इंटरेस्ट में, अगर आप सही समय पे पैसा जमा करते हो। ठीक है। इसमें पैसा देने की जो है स्कीम, जो रिवाइज टाइम टाइम पे की जा रही है, अभी तक ये रिवाइज हो गई है 2022-23 तक। जब पैसे देने की बात आएगी, वो मतलब कि वो 30-31 तक आपको रीपेमेंट कंप्लीट पीरियड करना है आपका। ये जैसे 2022 में पैसा ले लिया, 30 तक आपको पैसा वापस दे देना है, तो वहाँ तक की एक्सटेंड की गई है। तो इसमें यही सारी चीज़ें, सेंट्रल सेक्टर है, कौन इससे फंड कहाँ पे जाएगा, कौन इसे इम्प्लीमेंट कर रहा है, गारंटी स्टेट को बनाया गया, इंटर सबवेंशन भी दिया गया है इसमें, और 2030 का पैसा वापस देना। दूसरी स्कीम आती है कि नेशनल एग्री एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम। अब भाई एनिमल हो गए, दूध निकालोगे तो उनकी डिसीज को भी तो आप कंट्रोल करोगे, तो उसके लिए सबसे बड़ी डिसीज कौन सी होती है एनिमल में? एक तो होता है फुट माउथ डिसीज, बहुत फेमस डिसीज है, मुंह में और पैर में खून निकलने लगता है, तो वो खा भी नहीं पाते, चल भी नहीं पाते, फुट माउथ डिसीज बोलते हैं। और दूसरी होती है आपकी ब्रूसिलोसिस, ये इसकी ये होती है। तो इनको क्या किया है, कंट्रोल तो करना है 2025 तक, इन दोनों बीमारी को कंट्रोल में लाना है। उसके बाद इरिडिकेट करना है इन्हें 2030 तक, बिल्कुल खत्म करना है 2030 तक। पहले बहुत फैली हुई है, पहले इन्हें कंट्रोल में लाओ 2025 तक, उसके बाद इरिड खत्म कर देना 2030 तक। इसमें ये चीज़ है। कैसे खत्म करेंगे भाई? वैक्सीनेशन चलाएंगे, वैक्सीनेशन दिया जाएगा, फुट माउथ डिसीज का वैक्सीनेशन दिया जाएगा। इट ऑल्सो एम टू वैक्सीनेट 36 मिलियन फीमेल बोविन क्लेब्स, मतलब बोविन क्या, मतलब देसी जो क्लेब्स है उनको दिया जाएगा, और जो आपकी बिलोसिस डिसीज से पीड़ित है उनको भी दिया जाएगा। फिर इसमें 100% फंडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। 100% पैसा कौन दे रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को, फॉर द पीरियड ऑफ 5 ईयर, 2024 तक दिया जाएगा ये पैसा। और मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर और डिपार्टमेंट, उन्होंने भी एक स्कीम चलाई है, उनका इनिशिएटिव क्या है, फूड क्या नाम, फुट माउथ डिसीज मुक्त भारत, अंडर द राष्ट्रीय कृषि विकास योजना। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, प्रीवियस वीडियो में जाके आप देख सकते हो। तो उसमें भी जो बच गए हैं ना, जो कवर नहीं किए गए वैक्सीनेशन से, द स्टेट विच आर नॉट कवर द अंडर द 6 मंथ वैक्सीनेशन स्कीम, फिर वो इसके अंदर काम, ये उसे कवर करेंगे। ठीक है ना। अब फुट माउथ डिसीज होती क्या है? एक वायरल इन्फेक्शन है, ये ना वायरल डिसीज है। अगर यहाँ पे आ जाए तो वायरल की तरह फैलती रहती है, वायरल डिसीज है, इम्पैक्ट करती है, मतलब कि बीमारी आ जाएगी तो खा नहीं पाते, मर जाते हैं, दूध अच्छे नहीं दे सकते। और ब्यूरोलोसिस जो है ये एक तरह बैक्टीरियल डिसीज है, बैक्टीरियल डिसीज है, ये ह्यूमन में भी हो सकती है। वो कैसे हो सकती है? डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से एनिमल के, इन्फेक्टेड एनिमल के, उसको मतलब ईट, कुछ लोग उसे मीट खाते हैं, फिर उसके ड्रिंक करते हैं, कौन मतलब ड्रिंकिंग करने से, कंटेंट एनिमल प्रोडक्ट को खाने पीने से ये हो सकते हैं। इनहेलिंग से भी हो सकती है, एयरबोर्न एजेंट से। तो ये सबसे ब्यूरोलोसिस क्या, ह्यूमन में भी आ सकती है। फुट माउथ डिसीज वायरल है, और ब्यूरोलोसिस बैक्टीरियल है, और ह्यूमन में भी आ सकती है, यानी कि जूनोटिक बोलते हैं, एनिमल से मैन में आ जाती है डिसीज, उसे जूनोटिक डिसीज बोलते हैं। तो ये सब डिसीज है, फिर मैंने आपको बता दिया, तो इस पे काम करिए। दूसरा आता है नेशनल वाइड आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन प्रोग्राम, मतलब आर्टिफिशियली जो इंसेमिनेशन है वो डेवलप करना है, तो उसको देना है। उसके लिए क्या करेंगे, तो उससे क्या होगा, जो आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन गुड क्वालिटी का इंसेमिनेशन होगा, मतलब कि तो उसे क्या करेंगे, मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। और जेनेटिक होता है ना, मतलब कि मिल्चिंग, मतलब एनिमल का विद हाई क्वालिटी सीड उसके अंदर डालेंगे कि हाई क्वालिटी की वो ब्रीड निकले। इसमें क्या एम क्या है, कि एम को आपको याद नहीं रखना, 1 करोड़ ब्लूवेन को 6 महीने के अंदर उनको देना है। उनके जिनको दे दिया जाएगा उनके कान में एक ईयर टैग दे दिया जाएगा, कान में बिल्ला लगा देते हैं ना गाय के, तो उसको क्या नाम दिया गया था, पशु आधार,
मतलब पशुओं का एक यूनिफाइड आइडेंटिफाइड नंबर हो जाएगा, और उसे मतलब कि ट्रैक कर सकते हैं, इजीली देख सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि इसे दे दिया गया है, एक ब्रीड अच्छी मिलेगी उसमें, फिर एज, उसकी जेंडर और ऑनर डिटेल सब उस कार्ड की मदद से आप देख सकते हैं। आपने इसको एक नंबर लगा दिया कान में, एक नंबर का बिल्ला लगा दिया और एक नंबर में रजिस्टर्ड कर दिया, ये काओ इसके आदमी के पास है, ये जेंडर है, ये सब कुछ आपके पास डिटेल हो गई उसकी, ठीक है ना। तो every cow buffalo under the artificial insemination will tag and the track through the information network of एनिमल प्रोडक्ट एंड हेल्थ, मतलब एक डाटा बेस तैयार कर रहे हैं, जो सारे वो टैग वैग करेंगे ना, तो उसमें डाटा तैयार कर रहे हैं। क्या नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क का, क्या नाम है एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ, मतलब पूरा नाम है इंफॉर्मेशन नेटवर्क ऑन एनिमल प्रोडक्टिविटी एंड हेल्थ। एक तरह से इसमें क्या किया गया एन में, जो स्कीम है एन इसमें क्या किया गया, कंपेरिजन जेनेटिक अपग्रेडेशन के लिए, मतलब जेनेटिक उसका बढ़ाना है, अपग्रेड करना है उसको, ठीक है ना। और ये मतलब कि AI बोन हुई अप्रॉक्सीमेट 3 ईयर के लिए चलाई जाएगी, बेनिफिट करने के गेस्टेशन पीरियड। तो ये सब स्कीम के बारे में, मतलब एक तरह से उसे आर्टिफिशियल इंफॉर्मेशन लगा दिया ठीक है, उसे दे दिया, तो उसे रजिस्टर्ड कर लिया है, ये डाटाबेस इन्होंने बना दिया, वो अपग्रेड हो जाएगा उसका, मतलब कि जो आने वाली नस्ल होगी। फिर क्या किया जाएगा, नेशनल मिशन ऑफ आपको बोवाइन प्रोडक्टिविटी, ठीक है ना, इनकी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है नेशनल। तो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, साइलेंट फ्यूचर क्या, वही मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, उनके ऊपर ही फोकस करेंगे, घूम फिर के मिल्क को ही बढ़ाना है। ये 2016 में लॉन्च की गई थी, इनहेंस करना है मिल्क प्रोडक्टिविटी को, उन सबको ही प्रोडक्टिविटी करना है। तो इसमें कुछ छोटी छोटी 4 कंपोनेंट है। एक है पशु संजीवनी। पशु संजीवनी क्या है कि इसमें क्या किया जाएगा, मिल्क वाले एनिमल हैं, दूध देने वाले, उनको आइडेंटिफाई किया जाएगा यूजिंग UID, जो मैंने आपको बताया था। UID, उनके हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, उसका नाम दिया गया नकुल स्वास्थ्य पत्रा। नकुल स्वास्थ्य पत्रा, पत्रा दिया जाएगा, मतलब कि उनको हेल्थ कार्ड दिए जाएंगे, मतलब जैसे इंसान को दिए जाते हैं इनको भी दिए जाएंगे। और डाटाबेस को उसके अंदर ही रखा जाएगा, मैंने आपको बताया था, जो बताया था मैंने आपको, ये वाली स्कीम बताई थी, ये इन्फॉर्मेशन सेंटर जो बताता है एनिमल प्रोडक्टिव डाटाबेस को वहीं पे स्टोर किया जाएगा। एडवांस किया जाएगा रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी को, जो रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होते हैं ना, A ग्रेड सीमन स्टेशन बनाए जाएंगे, 50 एम्ब्रियो ट्रांसफर टेक्नोलॉजी लैब बनाई जाएंगी, IVF फैसिलिटी बनाई जाएगी। आप ये पढ़ सकते हैं क्या होता है कि सीमन स्टेशन, मतलब कि सीमन मिल चुके, फिर एम्ब्रियो ट्रांसफर, वो एम्ब्रियो ट्रांसफर जो होते हैं वो बनाई जाएंगी, IVF वो टेस्ट ट्यूब वाली जो है वो टेक्नोलॉजी बनाई जाएगी, तो कंट्री में डेवलप किए जाएंगे, ठीक है ना। फिर एक ई पशु हाट पोर्टल बनाया जाएगा, उसमें क्या होगी, ट्रेडिंग होगी किसकी, फार्मर और ब्रीडर की, मतलब कि जो इंडिजीनियस ब्रीड है ना उनकी ट्रेडिंग होगी पशु हाट पोर्टल के अंदर। फिर इस्टेब्लिश किए जाएंगे नेशनल बोवाइन आपकी जीनोमिक सेंटर फॉर इंडिजीनियस ब्रीड, मतलब कि इसमें क्या है, इंडिजीनियस ब्रीड को बढ़ावा देना है, जो आपकी देसी नस्ल है ना उसको बढ़ावा देना है। तो इसके सारी के स्कीम के अंदर यही है। दूसरी आपकी स्कीम आती है, दूसरी आपकी स्कीम आती है, थोड़ा लंबा है चैप्टर। दूसरी आपकी स्कीम आती है, इसमें आती है आपकी नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग एंड डेयरी डेवलपमेंट। डेयरी को भी डेवलप करना, ब्रीडिंग को भी, जो बोवाइन ब्रीडिंग है उसको डेवलप करना है, वही आर्टिफिशियल से इंसेमिनेशन आपको डोर स्टेप पे दिया जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्या है, इंडिजीनियस बोवाइन ब्रीडिंग को बढ़ाया जाएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ाया जाएगा जो मिल्क प्रोडक्शन बढ़ सके, इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाएगा, ट्रेनिंग जो डेयरी फार्मर है उनको ट्रेनिंग देने के लिए, और डेयरी कॉपरेशन सोसाइटी उन कंपनी से विलेज लेवल पर डेवलप किए जाएंगे। तो मैं आपको चीरी चीज़ में यही सब किया। 2014 में ये स्टार्ट की गई थी, ऑनगोइंग स्कीम है, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल। कुछ इसमें स्कीम है ना जो मर्ज कर दी गई है, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो स्कीम के नाम क्या है, नेशनल प्रोजेक्ट फॉर कैटल एंड बफेलो ब्रीडिंग, इंसेंटिव डेयरी डेवलपमेंट प्रोग्राम, स्ट्रेंथिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और क्वालिटी एंड क्लीन वाटर, मतलब क्लीन मिल्क सॉरी प्रोडक्शन उसके लिए, और असिस्टेंट टू कॉपरेशन, ये कुछ स्कीम है इसमें, ये इसमें मर्ज कर दी गई है। और इसमें 3 कंपोनेंट अलग से निकाले हैं इन्होंने। क्या निकाला है कि नेशनल प्रोग्राम फॉर बोवाइन ब्रीडिंग, मतलब ये क्या करती है, स्टेब्लिश करेगी एक मैत्री मल्टीपर्पज AI आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन टेक्निक फॉर रूरल इंडिया। फिर दूसरा क्या बनाया गया, नेशनल प्रोग्राम फॉर डेयरी डेवलपमेंट, जो मैंने बताया था उसके लिए प्रोग्राम बनाया गया। फिर राष्ट्रीय गोकुल मिशन इसके अंदर चला गया। तो ये कुछ स्कीम इसमें अंदर से निकली है, इनको याद रखना, ये इसी के अंदर है, जो आपका नेशनल प्रोग्राम है इसके अंदर है। कुछ इसकी मर्ज की गई है, कुछ बाहर निकाली गई है। अब राष्ट्रीय गोकुल मिशन क्या होता है, ये इंडिजीनियस ब्रीडिंग को, इसमें राष्ट्रीय गोकुल आ गया, गोकुल गाय वो गायोशाला, वो राष्ट्रीय आ गया, नेशनल आ गया, तो इंडिजीनियस ब्रीड को इम्प्रूव करना है। इंपॉर्टेंट क्या है कि मिल्क प्रोडक्शन इंक्रीज हो चुकी है, अब इंडिजीनियस ब्रीड बन जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी इंडिजीनियस होती है, गीर, साइवाल, राट्टी, दियोनी और थरपकर और रेड सिंधी। ये इंपॉर्टेंट है, ये डायरेक्ट पूछेगा आपको कि कौन कौन से इंडिजीनियस, इसमें 1 और 2, 2 और 3, ये याद रखना थोड़ा सा, आप याद रख सकते हो, नोट लिख सकते हो।
और क्या किया जाएगा, इंडिजीनियस कैटल सेंटर बनाए जाएंगे। जो कैटल के इंडिजीनियस कैटल सेंटर है ना, उसमें गोकुल ग्राम बोला जाएगा उन्हें, गोकुल ग्राम ब्रीडिंग के लिए, कि वो सांड वाण अच्छे रखेंगे, देसी सांड रखेंगे, तो वो गोकुल ग्राम में वो सेंटर बनाए जाएंगे उस चीज़ के लिए। ये 100% ग्रैंड इन एड बेसिस है। आप अच्छा काम करोगे तो आपको ग्रैंड दिया जाएगा, मतलब उसके ऊपर। तो इसमें क्या है, एक इसमें गोपाल रत्न अवार्ड है, ये फार्मर को दिया जाएगा जो मेंटेन करेंगे बेस्ट ब्रीडिंग काउ की, मतलब इंडिजीनियस ब्रीडिंग है ना, उसे मेंटेन करेंगे, बेस्ट प्रैक्टिस करेंगे, मैनेजमेंट करेंगे, उन्हें रत्न अवार्ड दिया जाएगा। फिर कामधेनु अवार्ड भी दिए जाएंगे, ये मैनेज करने वाले को दिए जाएंगे, जो इंडिजीनियस इंस्टीट्यूशन, जो ट्रस्ट और एनजीओ और गुड्स, मतलब ये गौशाला चला रहे हैं ना, ये अच्छी तरह मैनेज कर रहे हैं पूरी चीज़ों को सोसाइटी आसपास, उनको कामधेनु दिए जाएंगे। फार्मर को कौन से, गोपाल रत्न। जो मतलब इंस्टीट्यूशन है, ट्रस्ट है, एनजीओ हैं जो अपनी गौशाला चलाते हैं, बेस्ट मैनेजमेंट ब्रीडिंग सोसाइटी चलाते हैं, उनको दिए जाएंगे कामधेनु अवार्ड। और गोकुल ग्राम मैं बता ही चुका हूँ आपको, कैटल डेवलपमेंट सेंटर होंगे, प्रमोट जो करेंगे इंडिजीनियस कैटल को, रियरिंग मतलब कंजर्वेटिव ऑफ साइंटिफिक मैनर, प्रोपोगेट हाई जेनेटिक वो मेरिट बुल को यूज़ करेंगे ऑफ, मतलब कि इंडिजीनियस ब्रीडिंग को, ऑप्टिमाइज मॉडर्न फार्म, भाई वही कि मॉडर्न तरीके से वो काम करेंगे, इंडिजीनियस को बढ़ावा देंगे, और वो इंडिजीनियस ब्रीडिंग की चीज़ें रखेंगे जो आज उनके पास आए तो इंडी ब्रीडिंग करा सके, और रूरल इकोनॉमी को डेवलप करने में हेल्प करेंगे। कैसे, काउडंग और यूरिन से। मेरे यहाँ खेती होती है, काउडंग को क्या होता है, गड्ढा खोद के उसमें डाल दिया जाता है काउडंग, और उसे 1 महीने रखा जाता है, फिर वो एक तरह से एक ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर डेवलप होता है। और यूरिन का क्या यूज होता है, यूरिन को भी एक मतलब करके, और सीमेंटेड वाला वो होता है, गड्ढा होता है, उसके अंदर यूरिन डाल दिया जाता है, उसमें कुछ चीज़ मिलाई जाती है, उससे क्या होता है, वो पेस्टिसाइड के लिए हम यूज़ कर सकते हैं, उस छिड़कने के लिए, जो वो ऑर्गेनिक फॉर्म में होगा, तो उसका फ़ायदा मिलता है कि ऑर्गेनिक फॉर्म में नुकसान भी नहीं होता। तो इस टाइप की खेती होती है, मैंने देखा है ये सब चीज़ें, तो मैं आपको बता दिया कि काउ यूरिन और डंग केक का कैसे यूज़ करते हैं, और डंग का, काउ डंग का। फिर आता है नेशनल डेयरी फार्म, मतलब प्लान फर्स्ट, ये कुछ प्लान फर्स्ट दिया गया है, फिर सेकंड भी आ गया, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, और नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड इसमें बनाया गया, इंप्लीमेंट कर रहा है, सॉरी इसे, वो बोर्ड जो है वो इंप्लीमेंट कर रहा है। इसमें क्या किया गया, 18 मेजर मिल्क प्रोड्यूसिंग स्टेट को इसमें काउंट किया गया है, जो 90% मिल्क प्रोडक्शन करती हैं, उनको इसमें अंदर लिया गया है। वही काम करना है जो मैं आपको बता रहा हूँ, प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है मिल्क एनिमल की, इंक्रीज करना है मिल्क, रूरल मिल्क प्रोड्यूस करना है, फिर यही सब चीज़ें करनी है। इसमें क्या किया जाएगा, कंट्री की मतलब मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाना है, और प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करना है, मतलब विलेज बेस्ड मिल्क प्रोक्योरमेंट सिस्टम। जैसे क्या होता है ना, गाँव से इकट्ठा होता है एक, मतलब किसान के पास दूध, फिर वो किसान उसे मेन डेयरी में बेचता है, उस डेयरी से मेन जगह जाता है, तो ऐसे पूरा एक साइक्लिक चैन है, वो हब स्पोक मॉडल बोलते हैं। बीच में एक सेंट्रिक रहता है, उसके स्पोक रहते हैं साइड में साइकिल के, तो वो जगह जगह से आगे एक जगह इकट्ठा होता है, तो हब स्पोक मॉडल बोलते हैं उसे। ठीक है ना, पेमेंट ऑन द मिल्क प्रोडक्शन में मिल जाए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और लर्निंग, ये सब इसमें दिया गया है। जो कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, कौन इंप्लीमेंट कर रहा है, ये इंप्लीमेंट कर रहा है, और इसमें वही पूरी साइक्लिक चेन डेवलप करनी है, जो मिल्क की साइक्लिक चेन है। दूसरा आता है डेयरी एंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट स्कीम। एंटरप्रीनियर आ गए तो उनको डेवलपमेंट करने की ये स्कीम है, कि मॉडर्न तरीके से डेयरी फार्म को बढ़ाना है, क्लीन मिल्क को, अनऑर्गेनाइज सेक्टर को भी थोड़ा मतलब कि उन्हें भी पावर देनी है, उन्हें भी आगे बढ़ाना है, क्वालिटी और ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी की जो मिल्क की हैंडलिंग करने की है, उन्हें कॉमर्शियल स्किल से बढ़ाना है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करना है। एंटरप्रीनियर आ गए ना, तो इसमें ये क्या है, डेली मतलब डेयरी वेंचर कैपिटल फंड स्कीम हैज़ मॉडिफाइड, इसका नाम चेंज किया गया। जो स्कीम का नाम था ना डेयरी वेंचर कैपिटल फंड, क्योंकि ये प्री के लिए इंपॉर्टेंट होता है, इसको नाम चेंज करके क्या कर दिया गया, डेयरी एंटरप्रीनियरशिप डेवलपमेंट स्कीम 2010 में। ठीक है, सेंट्रल सेक्टर की स्कीम है, पैसा लगेगा डेवलपमेंट करने के लिए, तो नाबार्ड को नोडल एजेंसी बनाया गया। और ठीक है, ये ऑर्गेनाइज और अनऑर्गेनाइज सेक्टर दोनों के लिए है, कि लोग ऑर्गेनाइज तरीके से दूध इकट्ठा कर रहे हैं, कुछ अनऑर्गेनाइज तरीके से, कि ऑर्गेनाइज नहीं होता है कि फॉर्म इनफॉर्मली आ जाता है, वो इकट्ठा करें दोनों को डेवलपमेंट करने के लिए, क्योंकि नौकरी तो दोनों प्रदान कर रहे हैं ना। ठीक है, इससे रिलेटेड आपको कोई चीज़ थोड़ा सा मैं बता देता हूँ मिल के बारे में, ये एक्स्ट्रा नॉलेज है। ठीक है ना, सबसे पहले क्या है, देखो ऑपरेशन फ्लड क्या था, ये डॉक्टर वर्गीस कुरियन करके, ये फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन इन इंडिया बोले जाते हैं, इनका जो है प्रोडक्शन। और इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ मिल्क है पूरे वर्ल्ड में, उसके बाद यूएस आता है किसमें प्रोड्यूस करने में, फिर चाइना आता है तीसरे नंबर पर। ठीक है ना, इंडिया में भी सबसे ज़्यादा कौन करता है, यूपी उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है, और राजस्थान उसके बाद, फिर आंध्र प्रदेश आ गया, फिर फोर्थ नंबर पर गुजरात आ गया। पर लाइव स्टॉक सेक्टर में कंट्रीब्यूट जो इंडिया का है ना 4% जीडीपी में, 4% अपनी जीडीपी के अंदर है। और फिर पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी, मतलब आदमी के हिसाब से मिल्क की एबिलिटी है, वो सबसे ज़्यादा कहाँ है, पंजाब में। तो बस आपको ये 4 चीज़ याद रखनी है, इंडिया फर्स्ट है प्रोडक्शन में, और उसमें भी इंडिया के अंदर भी यूपी और राजस्थान है। और ठीक है ना, कंट्रीब्यूट कितना करता है, 4% जीडीपी का करता है। पर कैपिटा मिल्क एबिलिटी देखेंगे तो आपको किसकी आती है, पंजाब, फिर राजस्थान, हरियाणा, गुजरात। गुजरात दोनों में चौथे नंबर पर है।
तो ठीक है, आपको ये थोड़ा सा एक आइडिया होना चाहिए कि कौन सा क्या है, कि वर्गीस कुरियन का नाम याद होना चाहिए। ये क्या बोलते हैं, फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन बोला जाता है, इनका नाम में आता है फादर ऑफ वाइट रिवॉल्यूशन। अब आता है ब्लू रिवॉल्यूशन, इसी के अंदर स्कीम आएगी, सॉरी मैं उसमें आ जाता हूँ अपनी। अब आता है ब्लू रिवॉल्यूशन, तो ये क्या है, ये इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट एंड मैनेजमेंट ऑफ फिशरीज, इसके ऊपर ये काम करता है कि मतलब फिशरीज के लिए ब्लू रिवॉल्यूशन नाम ही आ गया उसका। क्या करना है, वही फिशरीज को डेवलप करना है, फिश पोटेंशियल बढ़ाना है, इनलैंड वाला और मेराइन का दोनों बढ़ाना है, डबल करना है फार्मर की, जो मतलब जो फिशरीज वालों की, फिश फार्मर की इनकम को डबल करना है, उन्हें कुछ टेक्नोलॉजी को अपग्रेड करना है, ग्लोबल बेस्ट इनोवेटिंग टेक्नोलॉजी देनी है, फिर उनका एक्सपोर्टिंग सिस्टम बढ़ाना है, वो एक्सपोर्ट ही तो करते हैं, उनको वो बढ़ाना है, फिर इनहेंस करना है कि न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी है ना इंडिया की, क्योंकि इनसे प्रोटीन और न्यूट्रिशन बहुत मिलता है फिशरीज से, वो भी इनसे बढ़ सकती है, तो इन चीज़ों पर ही काम करना है। और इसको क्या दिया है, ये कोर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है, मैंने आपको बताया ना, कोर ऑफ द कोर होती हैं स्पॉन्सर, सेंट्रल स्पॉन्सर होती हैं, कोर सेंट्रल स्पॉन्सर होती हैं। एक 4 मिनट की वीडियो है, इसी प्लेलिस्ट में है, इस गवर्नमेंट स्कीम की, मेरे चैनल पे जाना, प्लेलिस्ट में जाना, गवर्नमेंट स्कीम में जाना, 4 मिनट की एक वीडियो है, उसमें मैंने एक्सप्लेन किया गया कोर ऑफ द कोर क्या होती है, सेंट्रल सेक्टर क्या होती है, सेंट्रल स्पॉन्सर क्या होती है, कोर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम क्या होती है। तो ये एक तरह से कोर सेंट्रल स्पॉन्सर स्कीम है ब्लू रिवॉल्यूशन की, इसे नील क्रांति मिशन भी बोला जाता है। ठीक है ना, फिश के प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है, इसके अंदर आपको फिगर याद नहीं रखना है कितना करना है, बस इंक्रीज करना है। अब इसमें फॉलोइंग स्कीम क्या क्या है, कंपोनेंट क्या है, एक तो नेशनल फिशरी डेवलपमेंट बोर्ड बनाया जाएगा, फिर इनलैंड फिशरी एक्वा कल्चर बनाया जाएगा, ठीक है ना, डेवलपमेंट मेराइन फिशरी इंफ्रास्ट्रक्चर पोस्ट हार्वेस्टिंग ऑपरेशन, फिर डाटाबेस जो हम कर रहे हैं उसका डाटाबेस रखा जाएगा, अरेंजमेंट किया जाएगा इंस्टीट्यूशन फिशरी सेक्टर की, मॉनिटरिंग कंट्रोल सर्विलांस बनाया जाएगा, नेशनल स्कीम ऑफ वेलफेयर ऑफ फिश मैन के लिए, ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है, उनकी अब वो काम तो कर रहे हैं, उनकी वेलफेयर, किसान अगर जो आपके फिशमैन है, वो फिशरमैन है, वो ठीक होंगे तभी तो इतना काम ठीक चलेगा, तो उसको काम किया गया। इसमें एक और मिशन लॉन्च हुआ है, मिशन फिंगरलिंग। इसमें क्या किया गया, अंडर ब्लू रिवॉल्यूशन के में, ये इंपॉर्टेंट है प्री के लिए, इसमें क्या किया गया, एक तरह से अडॉप्ट किया जाएगा इंटीग्रेटेड अप्रोच, इंटीग्रेटेड मतलब जोड़ के सबको, इंटीग्रेटेड अप्रोच इनहेंस किया जाएगा फिश प्रोडक्शन को, वही स्कीम विद फैसिलिटेट द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हैचरीज एंड द फिगरिंग, आपको आपको फिंगलिंग रियरिंग पॉन्ड टू इंश्योर इस आपको सर्टेन लेवल ऑफ प्रोडक्शन ऑफ फिश फिंगरिंग पोस्ट, आपको लेवरिंग ऑफ श्रिम्प ऑफ क्रैब इन द कंट्री, कुछ नहीं है इसमें, आपको सीधी बता दूं, ये पॉन्ड वॉन्ड होते हैं इनको, और फिर जहाँ पे मतलब प्रोडक्शन होता है उसको इनहेंस करना है, कि मतलब जो आप फिंगरिंग कर रहे हो, पोस्ट लेवरी और सिम्प कर रहे हो, मतलब उसमें बीज भी छोड़ोगे आप, उसमें पैदा भी करोगे, उस सब चीज़ को मेंटेन करना है, बस आपको याद रखना है। फिर ये मिशन फिंगरिंग में किसके अंदर आता है, ब्लू रिवॉल्यूशन के अंदर आता है, प्रोडक्शन ही बढ़ाना है। फिर एक मिशन आता है क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम। अब भाई क्वालिटी मिल्क प्रोग्राम, आप दूध बना तो क्वालिटी भी उसकी मेंटेन करोगे, मतलब कैसे क्वालिटी, जैसे क्या करते हैं हम, क्या वो उसको मतलब कि कुछ ऐसा खिला देते हैं, फिर वो इंजेक्शन लगा देते हैं, उसमें दूध में कुछ मिला देते हैं, शुगर ये वो सब मिला के, तो क्वालिटी मिल्क नहीं होता है, तो उसको भी मेंटेन करो, क्वालिटी मिल्क दो भाई। तो ठीक है ना, इसमें क्या है कि मतलब कि ग्लोबल स्टैंडर्ड ऑफ डोमेस्टिक, जो ग्लोबल स्टैंडर्ड बताया जाता है कि इतना ऐसा मिल्क होना चाहिए, उसको मतलब कि इसमें ध्यान रखा जाएगा। तो डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग से चला रहा है, लॉन्च कर रहा है, क्वालिटी मिल्क 2019 में लॉन्च हुई थी, फर्स्ट फेज ऑफ प्रोग्राम 2019-20 है, अप्रूव हैज़ बीन ग्रांटेड फॉर स्ट्रेंथिंग 231 डेयरी प्लांट अंडर, इसके अंडर स्ट्रेंथिंग किए गए हैं। ठीक है ना, एक इसमें टेक्नोलॉजी होती है डिटेक्ट एडल्ट्रेंट इन मिल्क, अगर ये चीज़ मिलेंगी तो मतलब इसमें से इक्विप किया जाता है। ठीक है ना, ठीक है, हमारे एक तो एक्सपोर्ट हम बहुत कम करते हैं, 0.01% करते हैं, फिर उसमें कैसे बढ़ा सकते हैं, तो क्वालिटी मिल्क होगा तो हमारे लोग खरीदेंगे, फिर आपको कोऑपरेटिव डेयरी प्लांट को सप्लाई क्वालिटी जो मिल्क है टेस्ट की उसको बढ़ाना है, माइक्रो केमिकल उसको बढ़ाना है, तो एक टेक्नोलॉजी होती है फोरिस ट्रांसफॉर्म इंफ्रारेड, एक इंफ्रारेड डाल के मिल्क में डाला जाता है, एनालाइज किया जाता है मिल्क में क्या क्या कंपोजिशन है और क्या क्या है, वो अप्रूवल मिल जाता है उसको। इसे कौन चलाएगा, सेंटर जो स्टेट सेंटर लेबोरेटरीज होंगी 18 स्टेट में, वहाँ पे ये हर स्टेट में एक बनाई जाएगी। तो इसमें क्या किया जाएगा, मतलब उसे चेक किया जाएगा मिल्क को, अच्छा क्वालिटी है, उससे क्वालिटी अच्छी होगी तो एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, तो हम एक्सपोर्ट कैसे करेंगे, कि उन्हें कॉपरेशन कॉपरेटिव हम डेवलप करनी है, तो उस सब तरीक़ों से काम होगा। तो मैं इसमें थोड़ा सा आपको थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्लू रिवॉल्यूशन मैंने आपको पढ़ाया, ये मैं थोड़ा एडिशनल नॉलेज लाता हूँ। एक तो ब्लू रिवॉल्यूशन 7 5 ईयर प्लान में स्टार्ट हुआ था, 1985 से 1990 तक रहे। इसमें फिश जो है कि फिश फार्मिंग को डेवलप एजेंसी एक बनी थी, फिश फार्मर डेवलप एजेंसी इसमें बनाई गई थी, इसे चलाने के लिए। और इंडिया वुड बी द सेकेंड लार्जेस्ट फिश प्रोड्यूसर है आफ्टर चाइना, आफ्टर चाइना। और सिंगल लार्जेस्ट एग्री एक्सपोर्टर क्या है, मतलब जो एग्री का एक्सपोर्ट होता है ना, वो सबसे ज़्यादा फिश होती है, मतलब
तो सिंगल लार्जेस्ट यही एक्सपोर्ट हम करते हैं। और यूएस में सबसे ज़्यादा हम एक्सपोर्ट करते हैं अपने इस एक्वा चीज़ को, ठीक है ना। यूएस में सबसे ज़्यादा हम इसे एक्सपोर्ट करते हैं। फिर एक्वा कल्चर वर्ल्ड वाइड कैसा है, मतलब कि एशिया ही 90% एक्सपोर्ट करता है, उसमें से 70% चाइना का हक है। और इंडिया के अंदर फिशरी का सबसे ज़्यादा आंध्र प्रदेश, उसका वेस्ट बंगाल, गुजरात, केरला, तमिलनाडु। और याद रखना इनलैंड फिशरी जो है हमारी वो ज़्यादा है, मतलब इनलैंड जो फिशिंग करते हैं वो ज़्यादा करते हैं मैराइन फिशिंग से। अब आपको मुझे एक चीज़ बतानी है कमेंट में जाके, प्लीज़ ये चीज़ किया करो कमेंट में जाके बिल्कुल, कि इनलैंड फिशरी की कौन सी स्टेट बढ़िया प्रोडक्शन करती है और मैराइन फिशरी में कौन सी स्टेट करती है। ओवरऑल मैंने बता दिया, आंध्र प्रदेश, ये वो सब। अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ एक्वा कल्चर में, पीसी कल्चर में। पीसी कल्चर होता है फिश फार्मिंग, वो बड़ी होती है। उसके अंदर एक छोटी सी होती है एक्वा कल्चर, उसी के अंदर होता है एक्वा कल्चर छोटा सा। एक्वा कल्चर के क्या होता है, एक तरह से मतलब कि मेंटेन रखता है प्रोटीन के सोर्स को, मतलब कि एक साइंटिफिक वे में हम कर रहे हैं कंजर्व, मतलब। फिर पीसी कल्चर नॉर्मली कोई भी कर लेगा, उसने भाई पानी भरा पॉन्ड में, उसमें दाने डाल दिए, उसमें मतलब फिश पैदा होगी, उसके बच्चे छोड़ दिए, ये वो सब तो फिश होगी। पर एक्वा कल्चर क्या होता है कि हम मेंटेन करके चल रहे हैं हाई प्रोटीन सोर्स को, जो मैन ईटिंग है, मतलब एक साइंटिफिक वे से हम काम कर रहे हैं, उसे एक्वा कल्चर बोलते हैं। और पीसी कल्चर तो फिश फार्मिंग पूरा ही बोलते हैं। तो ये मैंने वेन डायग्राम से बताया कि इसका पार्ट अंदर आता है एक्वाकल्चर। तो ये सारा थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन होगी, हम बैक आ जाते हैं अपनी उस पर ही आ जाते हैं। फिर आता है नेशनल लाइवली मतलब लाइव स्टॉक मिशन, कि लाइव स्टॉक क्या क्वालिटी बढ़ानी है फीड और फॉडर की, तो उससे इंप्रूव हो जाएगी उनकी लाइव स्टॉक का, मतलब कि इंप्रूव हो जाएगी। तो ये अलग अलग रीजन में अलग अलग वो चला रहे हैं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर आता है आपका फिशरी एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, यही वो डेवलप करना है। कौन डेवलप एजेंसी कौन है इसमें, कि नोडल लोडिंग आपके लोनिंग एंटिटीज़ है इसमें। एस्टिमेट फंड इतना रखा गया, मेजोरिटी विल बी कंट्रीब्यूट नोडल लोनिंग एंटिटीज़, दीज आर बेनिफिशियरी कंट्रीब्यूशन, बजट सपोर्ट, ये सब किया जाएगा। नोडल आपको लोनिंग एंटिटीज़ कौन कौन सी, आपकी नाबार्ड को बनाया गया है। और फिर ठीक है नेशनल आपका कॉपरेटिव डेवलपमेंट कॉपरेशन, उसको दिया गया है। फिर शेड्यूल कॉमर्स बैंक को, इन सबको दिया गया है लोन इन आपके एंटिटीज़ है। बस क्या किया जाएगा, एक तरह से इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा। नोडल लोड आपके लोनिंग एंटिटी याद रखना, नाबार्ड है, एनसीडीसी है, फिर शेड्यूल कॉमर्स बैंक है, ये सब है। लास्ट जो स्कीम आती है नेशनल एक्शन प्लान फॉर कंट्रोल एंड इरिटिगेशन ऑफ ग्लैंडर्स। पहली बार ग्लैंडर्स क्या होते हैं, ये कंटेजिनियस फैटल डिसीज होती हैं, एक जो हॉर्स, डंकी और मुल्स में होती हैं, ठीक है ना। ह्यूमन कैन ऑल्सो गेट दिस, ह्यूमन के ऊपर ही डिसीज आ जाती हैं, एक तरह से बैक्टीरियल फॉर्म में होती हैं। जो बैक्टीरिया का बैक्टीरियम नाम दिया गया बुर्क होल्ड्रिया मालिस, इसका नाम दिया गया। अब तक इसकी कोई वैक्सीन नहीं है जो इंडिया में है, कोई वैक्सीन नहीं है, परंतु इसको हमें कंट्रोल करके चलना है, एलिमिनेट करना है इमीडिएटली। किसी एनिमल के अंदर उसे एलिमिनेट करना है, डिस्पोज करना है, क्लोज व्हीकल, ये सब चीज़ें बताई गई हैं। तो आपको क्या नाम याद रखना है, मैंने आपको बताया था फुट माउथ डिसीज़ एक वायरल है। फिर वो बिरकुलोसिस बताया था मैंने आपको, वो एक तरह से बैक्टीरियल इंसान में हो सकते हैं, जूनोटिक है। फिर मैंने एक नई स्कीम बताया कि ग्लैंडर्स, ये बताया मैंने आपको कि कैसे होती है, सब चीज़ें मैंने आपको बता दी है। तो ये हमारी स्कीम खत्म हो जाती है। नेक्स्ट आती है मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। मैं कोशिश करूँगा कि हम ये हल्के हल्के एक एक मिनिस्ट्री की स्कीम पढ़ते जाएंगे और ख़त्म कर देंगे। थैंक यू सो मच। ये आज तक की वीडियो यहीं पे थी। प्लीज़ आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट और लाइक ज़रूर करके जाएगी, क्योंकि मुझे ज़रूरत है अभी सब्सक्राइबर, कमेंट और लाइक की, क्योंकि मैं वीडियो अपलोड करने के लिए मुझे वो बढ़ाने पड़ेंगे, वरना रिस्ट्रिक्शन आता है, मैं अपलोड नहीं कर सकता।